नमस्ते दोस्तों। अचीवमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे भारत के प्राचीन इतिहास की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और जो भी बच्चे इतिहास पढ़ने के इच्छुक हैं वो आए हमसे जुड़ें। यहाँ पे नीचे बेल आइकन और लाइक का बटन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर वीडियो देखने के बाद आपके पास कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट को लिखें। सारे डाउट आपके क्लियर कराए जाएंगे। आइए हम यहाँ पे स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा है हेरोडोटस को, जो हेरोडोटस था उसको इतिहास का जनक कहा जाता है। अब हेरोडोटस को इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है? कुछ ना कुछ बात तो रही होगी जिसकी वजह से इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। तो इनको इसलिए इतिहास का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इतिहास को सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके में लिखा था। इनसे पहले भी बहुत लोग हुए थे इतिहास को लिखने वाले, बट उन्होंने उतने ऑथेंटिक तरीके से ऑर्डर नहीं किया था उन चीज़ों को, जो भी मतलब ऐतिहासिक एविडेंसेस या जो भी चीज़ें मिली होंगी। हेरोडोटस ऐसे पहले इतिहासकार थे जिन्होंने हिस्ट्री को क्रमबद्ध तरीके से लिखा, अतः इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इतिहास को जानने के 3 प्रमुख साक्ष्य उपलब्ध हैं: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। जो साहित्यिक साक्ष्य होते हैं इनके अंतर्गत साहित्यिक जो साक्ष्य इनके अंतर्गत वेद, पुराण, उपनिषद आदि की गणना की जाती है। जैसे पुराने टाइम पे जो भी साक्ष्य लिखे गए होंगे या फिर जो भी ग्रंथ होंगे उनमें उस जैसे कहा जाता है, एक बहुत ही फेमस लाइन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है। यानी कि जैसा जिस टाइम की सोसाइटी होगी साहित्य में वो सारी चीज़ें झलकेंगी। तो जो साहित्य उस टाइम पे लिखा गया होगा उसमें दिखाया गया होगा कि इस टाइम की सोशियो इकोनॉमिक जनजीवन कैसा होगा, सामाजिक दशा कैसी होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें साहित्यिक साक्ष्य से जानने को मिलती है। सेकंड पॉइंट है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो जो विदेशी यात्रियों के विवरण हैं उनसे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य वे साक्ष्य हैं जिनको मतलब जमीन से खोदकर या फिर उत्खनन में प्राप्त होते हैं, उनकी कार्बन डेटिंग होती है और पता लगाया जाता है कि ये किस टाइम के हैं, अतः ये पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। अब आइए साहित्यिक साक्ष्य को जानते हैं। देखिए, साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत जो है वेद, पुराण, उपनिषद आदि की गणना की जाती है। आपने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि वेद किसी एक ने नहीं लिखा, यानी जो वेद है वो क्रम वाइज लिखे गए हैं और उनमें समाज का क्रमिक विकास दिखता है। तो अगर हम वेदों का अच्छे से अध्ययन करते हैं तो उस टाइम की सामाजिक दशाओं का हमें पूरी तरह से जानकारी मिलता है। ऐसे ही पुराण की बात है, उपनिषद की बात है, तो ऐसे हम पढ़ते हैं तो उस टाइम के लोगों के विचार क्या होंगे, लोग रहते क्या होंगे, खाते पीते क्या होंगे, क्या उनके पास हमारे जैसे चीज़ें होंगी, नहीं होंगी तो वो लोग कैसे अपने जीवन को चलाते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। अब एक पॉइंट ये दिया है, इतिहास तथा पुराण को पंचम वेद कहा जाता है। यानी इतिहास और पुराणों को जो है पंचम वेद कहा जाता है। अगला पॉइंट है विदेशी यात्रियों के, जो विदेशी यात्री हैं उनका विवरण बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भी लोग आए अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ें लिखे, बताएं और बहुत सारी चीज़ें किए, तो उससे पता चलता है। और उन्होंने जो भी चीज़ें लिखी उससे भी पता चलता है कि उन्होंने मतलब क्या देखा, हमारी सोसाइटी कैसी थी, क्या इन्फ्लुएंस हुआ हमारी सोसाइटी से, या उनकी सोसाइटी का हमारी सोसाइटी पे क्या इन्फ्लुएंस हुआ। तो ये सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। विदेशी यात्री जो है इनके अंतर्गत हेरोडोटस, जिन्हों की फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, मेगास्थनीज, इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, जिसमें इंडिया के बारे में लिखा गया। डाइमेकस, डायनोसियस, फाहियान,
संगियन और वेनसांग इत्सिंग, इन्होंने भी समय समय पर आकर और भारत के इतिहास के बारे में लिखा और जिससे कि हमें जानकारी प्राप्त होती है। चीनी जो यात्री थे उन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं या फिर जो ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने उसमें भारत को इन तू के नाम से जो है संबोधित किया है या इन तू नाम से भारत को दर्शाया है। अब आइए अगले पॉइंट पे आते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य जो है इसके अंतर्गत जो है अभिलेख आते हैं, मुद्रा आती है, स्मारक की गणना आती है। तो अभिलेख में आ गए स्तंभ लेख होते हैं, कुछ शिलालेख होते हैं, अभिलेख होते हैं। तो इन सब के माध्यम से उस पे जो चीज़ें लिखी गई होंगी और जिस काल की होंगी उससे ये पता चलेगा कि उस टाइम का जनजीवन कैसा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतिहास का अध्ययन इसलिए ही करते हैं कि हम ये जान सकें कि हमारे अतीत में चीज़ें हुई क्या है, क्या जैसी हमारी आज की सोसाइटी वैसी उस टाइम की रही होगी, जैसे आज का हमारा वातावरण है वैसा रहा होगा क्या, जैसे हमारी आज की आर्थिक हालात हैं, जो व्यापार करते हैं हम, जो चीज़ें करते हैं, क्या प्राचीन टाइम में भी ऐसी रही होंगी, अगर ऐसी हुई होंगी तो कैसे, अगर नहीं तो फिर उसके बियॉन्ड क्या होंगी, उसके अलावा क्या होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। और मुद्रा, देखिए मुद्रा का नाम सुनते ही व्यापार की याद आती है, लेन देन की बात आती है, विनिमय की बात आती है। तो मुद्राओं के अध्ययन से हम ये जानते हैं कि उस टाइम पे जो लोग हैं क्या मुद्राओं का उपयोग करते थे, क्या वो लोग हमारी तरह मुद्राओं का उपयोग करते थे, या उस टाइम पे भी इंटरनेट था ताकि डिजिटल करेंसी का यूज़ कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो उस टाइम जो है मुद्रा का प्रचलन कैसा था, हमारी तरह सिक्के थे कैसे थे, तो ये सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। स्मारक, अब क्या वो भी लोग हमारी तरह घरों में पक्के मकान में रहते थे या किस तरह के मकान में रहते थे, वो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते थे कि नहीं बनाते थे, या ये सारी चीज़ें भी हमें जानने को मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम 1400 BC में मध्य एशिया के बोगसकुई नामक स्थान से अभिलेखीय साक्ष्य की खोज हुई। मतलब जो अभिलेखीय साक्ष्य हैं सबसे पहले मध्य एशिया की बोगसकुई नामक स्थान से प्राप्त हुए। यहाँ से प्राप्त अभिलेख, जो यहाँ पे बोगसकुई में जो अभिलेख प्राप्त हुआ वहाँ पे उस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नस्त्य नामक वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। यानी इससे ये पता चलता है कि इंद्र, मित्र, वरुण, नस्त्य ये सारे वैदिक काल के प्रमुख देवता रहे होंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। भारत में सिक्कों की प्राचीनता 8वीं सदी ईस्वी पूर्व तक की जाती है, किंतु 6वीं सदी ईस्वी पूर्व से नियमित सिक्कों का प्रचलन हो जाता है। यानी कि जो भारत में सिक्के थे उनकी शुरुआत जो है 8वीं सदी ईस्वी पूर्व में शुरू हुई थी, लेकिन जो उनके उपयोग का मतलब प्रचलन जो है अभी इक्का दुक्के लोग सिक्के का उपयोग करते थे 8वीं सदी में, लेकिन 6वीं सदी आते आते लगभग ये चीज़ें आम हो गई। जैसे मोबाइल ही देख लीजिए, कुछ टाइम पहले इक्का दुक्का लोगों के हाथ में हुआ करता था और आजकल देखिए सबके हाथों में मोबाइल है, सब लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो मतलब नियमित हो गई, क्रम वाइज हो गई कि अब कॉमन हो गई सारी चीज़ें। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को जो है आहत सिक्के कहा जाता था। अब इन्हें आहत सिक्के क्यों कहा जाता था, पंचमार्क कॉइन कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये जो कॉइन है इनको पीट के बनाया जाता था, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। साहित्य में इनको कई नामों से जैसे कि कसारपण, पुराण, धरण, सतमान आदि नामों से भी जाना जाता था। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सर्व प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। जो मतलब इंडिया में सबसे पहले जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो सिर्फ अशोक के प्राप्त हुए हैं, जिनको कि पढ़ा जा चुका है। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, जैसे कि उसे हड़प्पा सभ्यता से मिला है, लेकिन वो जो अभिलेख है या फिर जो वहाँ पे कॉइन है या फिर लिपि हो पढ़ी नहीं जा सकी है। आइए देखते हैं आगे। इन्हें सर्वप्रथम टिफेनलेयर महोदय ने खोजा था। जो टिफेनलेयर महोदय थे इन्होंने सबसे पहले इनकी खोज की, और जेम्स प्रिंसेप जो थे इन्होंने जो अभिलेख लिखे थे वो सबसे पहले पढ़ने में इन्होंने कामयाबी पाई थी।
आइए नेक्स्ट पॉइंट। D.R. भंडारकर ने केवल अभिलेखों के ही आधार पर अशोक का इतिहास लिखा। देखिए यहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि अभिलेख मिले, अभिलेखों का अध्ययन किया जो D.R. भंडारकर हैं, और उन्होंने सिर्फ अभिलेखों के ही आधार पर अशोक जो उस टाइम के सम्राट थे उनका इतिहास लिख डाला। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अभिलेख से ही इतिहास लिख डाला। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पाषाण कालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में ब्रुसफुट ने पल्लवरम से एक पाषाण उपकरण प्राप्त करके किया। जो पाषाण कालीन सभ्यता है इसकी खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुसफुट ने पल्लवरम से एक पाषाण उपकरण प्राप्त करके किया। यहीं पे हमारी क्लास ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।